हेलो एवरीवन। तो बेटे आज फिर हम नेक्स्ट पार्ट को लेके आए हैं पीवाईक्यू सीरीज का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आज जो रहेंगे वो हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर के। इसमें भी हम लास्ट 7 ईयर्स को ही डिस्कस करेंगे 2016 से 2022 तक के। सो टॉपिक रहेगा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, राइट। तो इसमें अगेन हमने स्प्लिट किया है दो पार्ट्स में। तो पहला पार्ट जो है उसमें हम 16, 17, 18 3 ईयर्स के होंगे, और सेकेंड पार्ट जो होगा दैट इज ऑफ द 19 to 22 वाले सीरीज के क्वेश्चंस रहेंगे। तो इसमें मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस स्लाइड्स को रिपीट किया है, जिससे आपको 5 सेकेंड्स दूंगा, आप जिससे पता कर पाए कि आपको कितना समझ आया कितना नहीं। वही जो क्वेश्चन पहले डिस्कस किया है बीच में कहीं पे हम एडजस्ट करेंगे, तो एक किस्म से आपके लिए टेस्ट भी हो जाएगा, राइट। देखिए, सो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट हमें फाइंड आउट करनी है। फ्रैंकलिन स्टाहल क्वाइंड द टर्म लिंकेज। नो, लिंकेज टर्म जो है दैट वाज क्वाइंड बाय द टी एच मॉर्गन। मॉर्गन ने दी थी, दैट वाज क्वाइंड बाय टी एच मॉर्गन। तो फ्रैंकलिन और स्टाहल ने तो आपका प्रूव किया था कि जो डीएनए की सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन है उसके बारे में, राइट। तो टी एच मॉर्गन जो टर्म लिंकेज है दैट वाज क्वाइंड बाय द टी एच मॉर्गन। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई, हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है। पुनेट स्क्वायर, राइट, पुनेट स्क्वायर वाज डेवलप्ड बाय अ ब्रिटिश साइंटिस्ट रेगिनाल्ड रेगिनाल्ड पुनेट, राइट। इन्होंने किया था। तो ये ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, ये ट्रू है स्टेटमेंट, सो इट्स ट्रू स्टेटमेंट। स्प्लाइसोसोम टेक्स पार्ट इन ट्रांसलेशन। अब स्प्लाइसोसोम आपको पता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन का पार्ट है। ये मॉलिक्यूलर चैप्टर में चला जाएगा। बेसिकली पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन यानी जब हमारे एमआरएनए यानी एचएनआरएनए की फॉर्म में होता है, हाँ, जस्ट आउट निकलता है ट्रांसक्रिप्शन होके, जिसमें इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स होते हैं, राइट, इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स। तो इसमें से क्या किया जाता है, इंट्रॉन्स को रिमूव किया जाता है। क्लियर। I2, E3, I3, E4, ये मैंने E4 E जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो एक्सॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और I जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो इंट्रॉन्स को कर रहा है। तो बेटे इसमें क्या होता है कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल के बाद स्प्लाइसोसोम्स क्या करते हैं, इंट्रॉन्स को बीच में से रिमूव कर देते हैं, राइट। इस तरह लूप आउट करके इंट्रॉन्स यहाँ पे लगते हैं स्प्लाइसोसोम्स। ओके, ये आपके इंट्रॉन्स को I1, I2, I3 एंड I4 ये इंट्रॉन्स को रिमूव कर देंगे और एक्सॉन्स को आपस में जोड़ देंगे। थोड़ा सा याद आया होगा आपको चीजें, क्लियर। सो ये चीजें जो हैं दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द ट्रांसलेशन, बट इट इज अ पार्ट ऑफ द ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। सो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन का पार्ट है। नाउ द स्टेटमेंट आल्सो कम्स आउट टू बी रॉन्ग, ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। ट्रांसडक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय ऑल्टमैन। ट्रांसडक्शन जो थी दैट वाज डिस्कवर्ड बाय ऑल्टमैन। नो नो नो, ट्रांसडक्शन तो लेडरबर्ग ने दिया था, दैट वाज गिवन बाय लेडरबर्ग। एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ था लेडरबर्ग ने जब साल्मोनेला में स्टडी कर रहे थे जेनेटिक कॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेशन वाला। तो उस एक्सपेरिमेंट के टाइम पे हमारे को लेडरबर्ग को देखने को मिला था कि ट्रांसडक्शन की वायरल जो है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन करवा रहे हैं। तो वायरस के थ्रू एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जीन का ट्रांसफर होना, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसडक्शन कहते हैं। सो ये स्टेटमेंट भी हमारी ऑल्टमैन वाली गलत हो गई, राइट। तो बची कौन सी, ये वाली सेकेंड स्टेटमेंट। पुनेट एक इंग्लिश के साइंटिस्ट थे, ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, रेजिनाल्ड पुनेट, जिनके नाम से ही पुनेट स्क्वायर पड़ा था। ओके, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच्ड। ओके, स्टार सिंथेसिस इन पी मल्टीपल एलिलिज्म। ये पहला ही स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि स्टार्च सिंथेसिस जो जीन होती है दैट इज शोइंग प्लायोट्रॉपी। प्लायोट्रॉपी का मतलब क्या होता है, प्लायोट्रॉपी हम समझ लेते हैं। प्लायोट्रॉपी में एक सिंगल जीन होती है, दैट इज अ सिंगल जीन। हमने पढ़ा है कि वन जीन वन आपका करेक्टर कंट्रोल करती है, बट कुछ एक ऐसी जीन्स हैं जो मल्टीपल करेक्टर, मान लीजिए ये करेक्टर 1 है, राइट, और ये करेक्टर 2 है। ओके, 1 को भी लिख देते हैं 1। तो ये दोनों करेक्टर्स को कंट्रोल कर रही है। तो करेक्टर 1 जो स्टार्च सिंथेसिस पी वाली है, एक तो ये करेक्टर जो करती है वो करती है सीड शेप का, कि राउंड होगा सीड शेप या रिंकल्ड होगा सीड शेप।
तो उसके हिसाब से डिसाइड होगा। और दूसरा करेक्टर जो कंट्रोल करती है वो है स्टार्च ग्रेन साइज, स्टार्च ग्रेन का साइज हो गया। तो ये दो चीजें इसका करेक्टर का कंट्रोल करना। तो एक जीन दो करेक्टर को कंट्रोल करेगी तो वो प्लायोट्रॉपी शो करेगी, मल्टीपल एलेलिज्म नहीं है। मल्टीपल एलेलिज्म क्या होता है कि एक ही जीन है, उसके वेरिएशंस प्रेजेंट है। मान लेते हैं हमारे पास आई ए, दूसरा इसका एलील है आई बी, पॉपुलेशन में कोई तीसरा एलील भी है इसका आई, तो ये तीन आपके पास एलील्स हो गए एक ही जीन के। तो मल्टीपल एलेलिज्म दैट इज अ डिफरेंट थिंग, राइट। तो दोनों ही कहीं ना कहीं से अनरिलेटेड है। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग कोडोमिनेंस, हाँ ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में दो एलील्स हैं, ए आई ए और आई बी। आई ए जो है ए ब्लड ग्रुप को कोड करता है, आई बी जो है वो बी ब्लड ग्रुप को मींस बी एंटीजन बनाता है, जिसकी वजह से बी ब्लड ग्रुप हो जाता है। ये ए एंटीजन बनाता है तो ए ब्लड ग्रुप। जब दोनों इकट्ठे हो जाते हैं मींस आई ए आई बी दोनों आते हैं तो दोनों इक्वली एक्सप्रेस होते हैं, तो बच्चे में ए बी ब्लड ग्रुप बनता है, दोनों के बराबर एंटीजेंस बनते हैं। तो कोडोमिनेंस वाला फीचर ठीक है, हमने रॉन्गली मैच करनी है। पहली हमारी आंसर जो है वो राइट ऑप्शन बन गया है, रॉन्ग है क्योंकि फिर भी हम बाकी के तीन जो भी वो भी डिस्कस कर रहे हैं। एक हो गया है, बाकी के दो जो है एक्सओ टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन, ग्रास ऊपर में बिल्कुल सही है, एक्स एक्स एक्सओ टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन रहता है। टीएच मॉर्गन ने लिंकेज, ये भी पीछे देखा था कि लिंकेज टर्म किसने कॉइन की थी, दैट वाज गिवन बाय टीएच मॉर्गन। नेक्स्ट देखिए, which one of the following characteristics represent inheritance of the blood groups in humans? इनहेरिटेंस एबीओ ब्लड ग्रुप का मोस्टली क्वेश्चन आता ही आता है। तो एबीओ ब्लड ग्रुप में आप लोगों को पता है कि तीन एलील्स, जैसे अभी मैंने बताया है, आई ए है, आई बी है और आई ओ भी कह देते हैं कई, और सिंपली आई बी कह देते हैं। तो मैं दोनों ही लिख दिया है। आई ए आई बी जो होती है दे आर कोडोमिनेंस, तो ये ठीक हो गया। अभी पीछे भी डिस्कस किया, आई ए आई ओ के ऊपर और आई बी आई ओ के ऊपर डोमिनेंस पे नॉमिना दिखाती है। और ये तीन एलील्स हैं एक ही जीन के, राइट, दैट इज ऑफ ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप के तीन जीन्स आ गए, तीन एलील्स आ गए, सो दैट इज कॉल्ड द मल्टीपल एलेलिज्म। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट्स इसके लिए परफेक्टली ट्रू रहेगी। वर्ड्स आपके लिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस शो नहीं करते हैं। तो आप ऑप्शन देखिए ए बी और सी, ए बी सी ये वाला ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अ वुमेन हैज द एक्स लिंक्ड कंडीशन ऑन द वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। मान लेते हैं कि उसके पास कलर ब्लाइंडनेस है, क्लियर, उसके एक क्रोमोसोम के ऊपर है, एक नॉर्मल है और एक जो है कलर ब्लाइंड वाला एलील उसके ऊपर प्रेजेंट है। तो अब ये क्रोमोसोम किसको जाएगा, जब भी गैमीट फॉर्मेशन होगी तो एक्स सी का चांस है कि ये आपके लड़के को भी जा सकता है, लड़की को भी, वो तो बराबर जाएगा। फादर जब मैं केस बनेगा तो फादर के केस में एक्स वाई कंडीशन रहेगी, तो फादर जो है एक एक्स आ गया एक वाई आ गया। अब मैं इसका अगर पुनेट स्क्वायर बनाऊं, पुनेट स्क्वायर में मदर के क्रोमोसोम्स को मैं यहां रख लेता हूं, मदर के जो पॉसिबल गैमीट फॉर्मेशंस हैं वो हमने यहाँ पे लिख ली है, राइट। तो इसमें एक्स 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 वाई बन जाएगा और इसमें एक्स सी एक्स और एक्स सी वाई, यानी कि लड़की भी एलील कैरी कर सकती है और लड़का भी एलील कैरी कर सकता है। तो बोथ सन्स एंड डॉटर्स विल कैरी द एलील्स, क्लियर। तो वही पूछ रहे थे ना कि क्रोमोसोम कौन इनहेरिट करेगा, तो क्रोमोसोम ये वाला जो डिफेक्टिव क्रोमोसोम है ये दोनों इनहेरिट कर सकते हैं, ये बाकी की तीनों स्टेटमेंट्स गलत हो जाएंगे। तो फोर्थ आंसर विल बी द राइट। नेक्स्ट, which one form the given below is the period for the Mendel's hybridization experiment? तो मेंडल के हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स के लिए बेटे 856 से 863 ये एक इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ये इंफॉर्मेशन 7 इयर्स का जो एक्सपेरिमेंटल टाइम था वो याद रखना, एनसीईआरटी में मेंशन है। 1856 से 1863 7 इयर्स का कंट्रीब्यूशन था मेंडल का टुवर्ड्स द एक्सपेरिमेंटल पार्ट। Next, among the following characters, which one was not considered by the Mendel in his experiment of P?
पी के ऊपर देखिए ये 7 कैरेक्टर्स कंसिडर किए थे। ये बच्चे को याद है टॉल वाला, प्लांट हाइट, टॉल ड्वार्फ वाला कैरेक्टर यूज किया था, राइट, हाइट वाला, ओके, हाइट वाला था। देन उसके बाद फ्लावर पोजीशन, मैं सीरियल ऑर्डर में अपने हिसाब से जैसे याद किया कि पहले प्लांट लगेगा, फिर प्लांट के ऊपर फ्लावर लगेंगे, तो उसकी पोजीशन एक्सियल और टर्मिनल, राइट। फिर फ्लावर पोजीशन के जब फ्लावर लग गया, फिर फ्लावर खुलेगा तो फ्लावर का कलर दिखाई देगा, फ्लावर कलर जो है उसमें पर्पल कलर एंड वाइट कलर जो डिस्कस हुआ था। फिर फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन हो गई, पॉलिनेशन होने के बाद फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन से सीड सेट होगा। सो सीड आप देखें तो सीड शेप जो है राउंड और रिंकल्ड, राइट, एंड देन सीड कलर देखा जाता था, सीड कलर दैट इज येलो एंड ग्रीन, येलो एंड ग्रीन। देन पॉड, फ्रूट पॉड शेप कैसी दिखाई देती है जिसमें ये सीड्स प्रेजेंट होते हैं, पॉड शेप इन्फ्लेटेड, नॉर्मल है, फूली हुई, और कंस्ट्रक्टेड, राइट। देन पॉड कलर, 7th इज द पॉड कलर, किस तरह का उसका कलर होता है, तो पॉड कलर उल्टा होता है ग्रीन एंड येलो, राइट। तो अब 7 कलर्स 7 जो करेक्टर्स हैं वो देख लेते हैं। स्टेम हाइट, टॉल ड्वार्फ बिल्कुल यूज हुआ था। ट्राइकोम ये नहीं यूज हुआ था, ट्राइकोम तो कुछ और ही आ गया, सीड से रिलेटेड आ गया। ग्रीन एंड येलो, हाँ ठीक है, यूज हुआ था। पॉड इन्फ्लेटेड कंस्ट्रक्टेड, पॉड भी यूज हुआ था। सो ये वाला जो फीचर है सेकंड वाला, दैट इज द नॉट कंसिडर्ड बाय द मेंडल ड्यूरिंग हिज एक्सपेरिमेंट्स। नेक्स्ट, थैलासीमिया and sickle cell anemia that are caused due to the problem in the globin molecule synthesis। देखिए बेटे, थैलासीमिया और सिकल सेल एनीमिया क्या होता है। थैलासीमिया, इसमें ग्लोबिन चेन्स जो होता है, दो तरह का थैलासीमिया पहले हमें पता होना चाहिए, एक अल्फा थैलासीमिया होता है, एक बीटा थैलासीमिया। क्योंकि हीमोग्लोबिन में दो चेन्स होती हैं, दो अल्फा की चेन्स होती हैं और दो बीटा की चेन्स होती हैं। फर्स्ट कीजिए, मैंने हाइपोथेटिकल हीमोग्लोबिन का डायग्राम बनाया हुआ है। सो हीमोग्लोबिन में दो अल्फा है, दो बीटा है। अल्फा थैलासीमिया में अल्फा की ग्लोबिन चेन्स कम बनती हैं और बीटा थैलासीमिया में बीटा की चेन्स कम बनती हैं, राइट। तो अब यानी इसमें ग्लोबिन चेन्स का क्वांटिटी का डिसऑर्डर है, तो क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर बोलते हैं थैलासीमिया को, क्वांटिटी कम बनने की वजह से क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर, ओके। दूसरा क्या हो गया हमारे पास, दूसरा है आपका सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में जो 6 कोडोन होता है उसमें म्यूटेशन हो जाती है, म्यूटेशन होने की वजह से जो ग्लूटामिक एसिड और वेलिन की रिप्लेसमेंट हो जाती है, उसके कारण जो बीटा चेन है वो डिस्टॉर्टेड हो जाती है और पूरा जो हीमोग्लोबिन है वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है और ऑक्सीजन डेफिशिएंसी के कारण जैसे ही क्रिएट होगी आरबीसी सिकल शेप हो जाएगा। सो दैट की क्वालिटी खराब बनी है सिकल सेल एनीमिया के दौरान, जो बीटा ग्लोबिन चेन है वो गड़बड़ है, वो खराब है, तो क्वालिटी में डिसऑर्डर है, तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी क्वालिटेटिव डिसऑर्डर। क्वालिटेटिव डिसऑर्डर ये बीटा चेन के म्यूटेशन, बीटा चेन में म्यूटेटेड बीटा चेन, डिस्टॉर्टेड आप कह लीजिए, म्यूटेटेड बीटा चेन बनी है, गड़बड़ है, क्वालिटी इसलिए खराब हो गई, तो क्वालिटेटिव डिसऑर्डर बोला जाता है। अब ऑप्शंस देखते हैं। बोथ आर ड्यू टू द क्वालिटेटिव डिफेक्ट, क्वालिटी सिर्फ एक की है, एक की क्वांटिटी है, ग्लोबिन चेन इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया, दोनों ही है, अल्फा या बीटा कोई भी हो सकती है। बोथ आर ड्यू टू द क्वांटिटेटिव इफेक्ट, क्वांटिटेटिव बोथ नहीं है, पहला वाला है थैलासीमिया है, सिकल सेल एनीमिया नहीं है। थैलासीमिया इज ड्यू टू द लेस सिंथेसिस ऑफ द ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल ठीक है, क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटी कम बनती है, अल्फा थैलासीमिया में अल्फा की और बीटा थैलासीमिया में बीटा की, तो ये ऑप्शन ठीक हो गया। सो नेक्स्ट भी देख लेते हैं। सिकल सेल एनीमिया इज ड्यू टू क्वांटिटेटिव, सिकल सेल एनीमिया क्वालिटेटिव, क्वालिटी की वजह से होता है, तो थर्ड ऑप्शन आपका इसका राइट ऑप्शन रहेगा। अ डिजीज कॉज्ड बाय द ऑटोसोमल नॉन डिसजंक्शन,
तो नॉन डिसजंक्शन देखिए क्या होगा, नॉन डिसजंक्शन के कारण हमारे जनरेट होती है एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है कि क्रोमोसोम होते हैं, मान लीजिए 46, क्लियर, ये 46 क्रोमोसोम्स हैं, 23 इधर है, 23 इधर है, गैमीट फॉर्मेशन हुआ, और नॉन डिसजंक्शन में एक में 21 हो गए और एक 23, एक में 22, एक की करते हैं हम पहले, एक में 22 हो गए और एक में 24 हो गए। सो यानी नॉन डिसजंक्शन हुआ मियोसिस के टाइम पे, तो जो क्रोमोसोम का पेयर कैस्मेटा से जुड़ा हुआ होमोलोगस पेयर एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम्स हो रहा था, वो पूरा का पूरा एक ही गैमीट में चला गया, राइट। तो एक के पास अब हो गए 24 और एक के पास हो गए 22। ऑटोसोमल की बात हो रही है, क्योंकि इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि ऑटोसोमल पता करना है, तो या तो सेक्स क्रोमोसोम है या ऑटोसोम है। तो जिसमें भी ये मान लीजिए 22 वाला फ्यूज करेगा, मान लेते हैं अब यहाँ से 23 वाला क्रोमोसोम लेके गैमीट आते हैं, ये इसके साथ फ्यूज हो जाता है और यहाँ पे नॉर्म आपके पास जाइगोट जो जनरेट होगा, नेक्स्ट यहाँ पे जाइगोट जनरेट होगा। इस जाइगोट में 23 और 24 47 क्रोमोसोम होंगे और इसमें 45 क्रोमोसोम होंगे। दोनों ही में एक में क्रोमोसोम कम हो गया, एक में क्रोमोसोम ज्यादा हो गया। जो क्रोमोसोम ज्यादा हो गया वो हो गई ट्राइसोमी कंडीशन, और जिसमें कम हो गया वो हो गई मोनोसोमी कंडीशन। ट्राइसोमी का मतलब कि एक क्रोमोसोम तो पूरा एक सेट चला गया था होमोलोगस का, एक मान लीजिए फादर से आ गया, अगर ये कंसिडर करें कि ये फीमेल गैमीट था, राइट, ये फीमेल गैमीट, और यहाँ से हमारे पास ये मेल गैमीट आ रहे हैं, तो अल्टीमेटली 3 बार ये क्रोमोसोम रिप्रेजेंटेटिव उस जीनोम में है, तो दैट्स वाई ट्राइसोमी हो गई। और यहाँ पे उसका सिर्फ एक ही रिप्रेजेंटेटिव पड़ा हुआ है, सो दैट्स वाई हम उसे मोनोसोमी कंडीशन कहेंगे। अब ट्राइसोमी है, यहाँ पे भी डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी होती है। ट्राइसोमी होती है, आप यहाँ पे अगर याद रखें तो 18th क्रोमोसोम एक ऑटोसोम है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। क्लाइनीफेल्टर एलोसोमिक ट्राइसोमी है, XXY कंडीशन होती है, यहाँ पे भी ट्राइसोमी है, बट ये ट्राइसोमी एलोसोमी की है, एलोसोमिक मीन सेक्स क्रोमोसोम की है। देन टर्नर सिंड्रोम, ये मोनोसोमी कंडीशन है, XO कंडीशन है, मोनोसोमी, क्लियर। तो ये वाली कंडीशन है तो ट्राइसोमी यानी, बट ये सेक्स क्रोमोसोम की है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी सेक्स क्रोमोसोम है, XO। सिकल सेल एनीमिया तो वो मेंडेलियन डिसऑर्डर है, वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है ही नहीं, दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ डिसऑर्डर। मेंडेलियन ये डिसऑर्डर जीन के म्यूटेशन की वजह से है, कोई क्रोमोसोम कम या ज्यादा नहीं होगा, सो दैट इज अ मेंडेलियन डिसऑर्डर, राइट। तो आपके पास ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, तो अल्टीमेटली फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। देन अब ये आपका चेक पॉइंट है, बताइए आपका थैलासीमिया और सिकल सेल एनीमिया कॉज ड्यू टू द प्रॉब्लम और द ग्लोबिन मॉलिक्यूल सिंथेसिस, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। अभी आपके टाइम स्टार्ट करते हैं, 5 4 3 2 1। हाँ जी, सो राइट आंसर मैंने आपको पहले डिस्कस किया था अभी ना, जस्ट 2 मिनट पहले। तो बताइए, सिकल सेल एनीमिया इज ड्यू टू द क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम, गलत है। थैलासीमिया इज ड्यू टू द लेस सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन मॉलिक्यूल, ठीक है। बोथ आर ड्यू टू द क्वांटिटेटिव, गलत है। बोथ आर ड्यू टू द क्वालिटेटिव, गलत है। तो सेकेंड ऑप्शन इसमें राइट होगा, शाबाश। नेक्स्ट, जीनोटाइप ऑफ द हस्बैंड एंड वाइफ दे रखा है। एक हस्बैंड का मान लीजिए मेल का कितना दे रखा है, IA IB दे रखा है, और वाइफ का कितना दे रखा है, IA और I दे रखा है। अब IA है मान लेते हैं, और IB या मैंने मेल के लिख लिए, पुनेट स्क्वायर बनाया, पुनेट स्क्वायर में यहाँ पे वाइफ के मेंशन कर दिए, IA I। अब बच्चे में पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या क्या बन रहे हैं, IA यहाँ से आया, IB ऊपर से आया, देन IA ऊपर से, I नीचे, IB ऊपर से, फीमेल गैमीट, और I फीमेल गैमीट आ गया, राइट। तो ये ब्लड ग्रुप हो गया, ये AB ब्लड ग्रुप हो गया, ये A ब्लड ग्रुप हो गया, ये AB ब्लड ग्रुप हो गया, ये भी A ब्लड ग्रुप हो गया, ये B ब्लड ग्रुप हो गया। तो अब देखिए क्या कहना चाहते हैं कि कितने जीनोटाइप्स बन गए। तो जीनोटाइप तो चारों ही अलग है, तो जीनोटाइप तो यहाँ पे हमारे पास साफ दिख रहे हैं, 4 बने हैं चारों, एक IA 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 IB IA I IB I। और फिनोटाइप कितने बने हैं हमारे पास, फिनोटाइप 3 आए हैं, एक 2 A ब्लड ग्रुप के आ गए हैं, राइट, और एक AB का आया है और एक B का आया है।
तो 4 और 3, जीनोटाइप 4 है, फिनोटाइप 3 है, तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, डिजीज कॉज्ड बाय द ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिस्टिंक्शन। अगेन ये भी आपका समझिए टेस्ट है, अभी डिस्कस किया था। टाइमर स्टार्ट करते हैं, 5 4 3 2 1, टाइम आउट। हाँ जी, तो क्या राइट मार्क किया आपने? यस, बिल्कुल सही, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम ये क्रोमोसोम 18 की ट्राइसोमी से होता है, दैट इज अ काइंड ऑफ ऑटोसोमल ट्राइसोमी। ओके, नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टर्स, अगेन टेस्ट बेस्ड क्वेश्चन, बताइए मेंडल के अंदर जो एक्सपेरिमेंट्स मेंडल ने किए थे पी प्लांट के अंदर, तो कौन सा कैरेक्टर उन्होंने चूज नहीं किया था? 5 4 3 2 1, राइट, ट्राइकोम वाला बिल्कुल सही, ट्राइकोम ग्लैंडुलर और नॉन ग्लैंडुलर। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट। अगेन बताइए टेस्टिंग में क्या आया? 5 4 3 2 1, यस, 1856 टू 1863 7 ईयर्स का कंट्रीब्यूशन था मेंडल सर का टुवर्ड्स द एक्सपेरिमेंटल वर्क। ओके, the mechanism that caused the gene to move from one linkage group to another। देखिए, वन लिंकेज ग्रुप, अब लिंकेज ग्रुप बच्चों को ज्यादातर दिक्कत करता है। लिंकेज ग्रुप कुछ भी नहीं है बेटे, बिल्कुल सिंपल सी बात है। एक क्रोमोसोम है, ये मैंने उसके ऊपर 5-6 जीन्स दिखा दी मान लीजिए, और ये दूसरा कोई क्रोमोसोम है, इसमें हमने अगेन 6 जीन्स दिखाई है, बट ये जीन्स का सेट जो है ये अलग है। सो यहां से क्रोमोसोम यहां पे अगर शिफ्ट हो जाए, मीन्स दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं? अगर दोनों के अंदर सेम सेट, जैसे क्रोमोसोम 1 फादर का, क्रोमोसोम 1 मदर का, सेम सेट ऑफ जीन्स होंगे। बट अगर 1 और 2 की बात करें तो 2 के अंदर अलग सेट ऑफ जीन्स है और 1 के अंदर अलग सेट ऑफ जीन्स, तो ये एक लिंकेज ग्रुप हो गया जिसके ऊपर एक सेट ऑफ जीन है, और एक दूसरा लिंकेज ग्रुप हो गया, ये दूसरा सेट ऑफ जीन हो गया, राइट। तो अब बाई वैसे ज्यादातर केसेस में सिर्फ होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है, बट अगर क्रॉसिंग ओवर डिफरेंट लिंकेज ग्रुप्स के बीच में हो गया, मीन्स नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में, तो यहां से मान लेते हैं EF इसके पास ट्रांसफर हो गया, सो दैट इज द ट्रांसलोकेशन, दैट इज अ काइंड ऑफ क्रोमोसोमल एब्रेशन है। ये क्रोमोसोमल एब्रेशन होता है, ट्रांसलोकेशन। मैं मान लीजिए इसका ट्रांसलोकेशन एक क्रोमोसोम का करके दिखा रहा हूं, ये देखिए, तो ये PQRSTU और EF वहां से इसके ऊपर ट्रांसफर हो गया, तो ये किसी दूसरे क्रोमोसोम का ट्रांसफर हो गया, दैट इज अ ट्रांसलोकेशन। क्रॉसिंग ओवर नहीं है, मोस्टली बच्चे ये क्रॉसिंग ओवर करते हैं। क्रॉसिंग ओवर दैट इज द ट्रांसफर or the exchange of the segments of the chromosomes between the same linkage group, that is move from one to another बोला ना, तो यानी एक क्रोमोसोम होमोलोगस नहीं है दूसरे के, तो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम से, अगर सेम होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में होता तो क्रॉसिंग ओवर। तो राइट आंसर थर्ड इज द राइट आंसर। अ ट्रू ब्रीडिंग प्लांट, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट, बेटे ट्रू ब्रीडिंग प्लांट क्या होता है? ये ना देखिए, कैपिटल टी या स्मॉल टी जो भी है, एक रेंडमली मैंने एक जीनोटाइपिक कॉम्बिनेशन लिया है, मींस होमोजाइगस होता है। होमोजाइगस हम ये कैसे बनाते हैं? लगातार बार बार सेल्फ पॉलिनेशन से बनाते हैं। क्लियर? इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड ध्यान रखना कि फॉर्म्ड बाय सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन से डेवलप किया जाता है होमोजाइगस ट्रू ब्रीडिंग। क्लियर? ट्रू ब्रीडिंग की ये करेक्टरिस्टिक है। दूसरी बात, जब भी ये प्रोजनी प्रोड्यूस करेगा तो उसमें चांसेस होते हैं पेरेंटल टाइप की कॉम्बिनेशन आए, क्योंकि नए कॉम्बिनेशन होमोजाइगस हैं तो कॉम्बिनेशंस नहीं बनने की उम्मीद रहती है। सेल्फ पॉलिनेशन से जो भी बच्चे आएंगे वो पेरेंटल टाइप होंगे। तो अब देख लेते हैं, वन दैट इज एबल टू ब्रीड बाय इट्स ओन, ये तो मजाक वाली होगी, प्रोड्यूस ड्यू टू द क्रॉस पॉलिनेशन अमंग द अनरिलेटेड प्लांट्स। सेल्फ पॉलिनेशन होती है बट अनरिलेटेड, यानी ये पूरी स्टेटमेंट गलत है। नियरली होमोजाइगस, हाँ बिल्कुल ये तो ठीक हो गया। प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग्स ऑफ इट्स ओन काइंड, हाँ अपनी ही तरह के पेरेंटल टाइप्स जैसे ही हो गए, तो नहीं मिलती जुलती आगे स्टेटमेंट। सो थर्ड ऑप्शन हमारी ट्रू है, बाकी फोर्थ भी पढ़ते हैं। ऑलवेज होमोजाइगस रिसेसिव, भी गलत हो गया। मैंने तभी लिख दिया कि भाई डोमिनेंट भी हो सकता है, रिसेसिव भी हो सकता है, तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि ऑलवेज होमोजाइगस रिसेसिव होगा। क्लियर? तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गई। नेक्स्ट देखिए, कलर ब्लाइंड मैन
मीन्स भाई कलर ब्लाइंड मैन है, तो आप यहाँ पे उसका जीनोटाइप कॉम्बिनेशन लिखेंगे XCY, ये मेल हो गया। मैरिज अ वुमेन हु इज होमोजाइगस फॉर नॉर्मल, मतलब उसके नॉर्मल विजन है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस सन बीइंग कलर ब्लाइंड? जीरो है। देखो वैसे तो मैं आपको समझा ही देता हूँ, जीरो है, पर फिर भी देखिए ये कितनी तरह के गैमीट्स बनाएगी फीमेल? एक ही तरह का गैमीट, क्योंकि जब दोनों एलील सेम है तो एक ही तरह का गैमीट बनेगा। यहाँ पे दो तरह के एलील हैं तो दो तरह के गैमीट बनेंगे, एक XC बनेगा और एक Y बनेगा। अब इसका मैं पुनेट स्क्वायर यहाँ पे अगर ड्रॉ करूं तो पुनेट स्क्वायर में दो तरह के गैमीट्स बने। यहाँ पे एक तरह का गैमीट बना तो 2 1 द 2, तो 2 बॉक्सेस ही बनेंगे। सो वन इज द XC एंड अनदर इज Y, और एक हो गया X, फीमेल का गैमीट डाल दिया। अब बच्चे देखिए XCX और XY, तो लड़के ये हैं, लड़कियां ये हैं। अब लड़कियों में ही XC जाएगा, बच्चे जो बनेंगे उसमें फीमेल में फादर का जो X क्रोमोसोम है वो फीमेल में ही, डॉटर में ही जाएगा। तो यानी ये फीमेल इफेक्टेड रहेगी, जबकि मेल जो है उनमें नहीं जाएगा। सो दैट्स वाई 0% प्रोबेबिलिटी है। कभी भी जो मेल है या अपना क्रोमोसोम जो X वाला है वो मेल यानी अपने सन को नहीं देगा, वो डॉटर को ही ट्रांसफर होगा। X क्रोमोसोम, Y क्रोमोसोम देता है वो सन को, क्लियर, जिसकी वजह से सेक्स भी डिटरमिन होता है। और टॉल ट्रू ब्रीडिंग गार्डन प्री प्लांट है। टॉल ट्रू ब्रीडिंग गार्डन प्री यानी टॉल ट्रू ब्रीडिंग होमोजाइगस कंडीशन है। तो ड्वार्फ ट्रू ब्रीडिंग से क्रॉस कर दिया, ये पेरेंट हो गए। अब इनको क्रॉस किया तो ये तीन देखो, एक तरह का गैमीट है, ये भी एक तरह का गैमीट है, तो ये दोनों यहाँ पे फर्स्ट F1 जनरेशन जो बनेगी वो हमारे पास ये बनी गैमीट्स के फ्यूजन से, राइट। तो F1 जनरेशन की सेल्फिंग कर दी। सेल्फिंग करने के बाद बच्चे को पता है, सेल्फिंग करने के बाद हमारे पास ये कंडीशन आती है कैपिटल T। अगर कहें, मैं बना के भी दिखा देता हूँ, सेल्फिंग करवा देते हैं। यहाँ पे नीचे दो तरह के गैमीट्स मेल से आएंगे, दो तरह के फीमेल के, क्योंकि इसके पास दो तरह के, यही मेल होगा यही फीमेल, यानी स्टेमन के अंदर भी यही कंडीशन रहेगी, कार्पल के अंदर भी यही कंडीशन रहेगी। तो ये हमने बना दिया। तो कैपिटल T कैपिटल T कैपिटल T, ये फीमेल गैमीट ले लिया, ये मेल गैमीट ले लिया। तो यहाँ से फीमेल गैमीट और मेल गैमीट, कैपिटल T स्मॉल t, फीमेल मेल फीमेल गैमीट स्मॉल t। सो कैपिटल T के एक ही बॉक्स है, सो यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी आ गई। कैपिटल T स्मॉल t हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये दो बॉक्सेस आए हैं। स्मॉल t अगेन एक बॉक्स आया है, तो 1:2:1। टॉल होमोजाइगस, होमो देन हेट्रो देन होमो, ओके। अब ऑप्शंस देखिए, टॉल हेट्रो गलत हो गया, 1:2:1 तो ठीक है, बट टॉल होमो आना चाहिए था, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। 3:1, हाँ टॉल इज टू डॉर्फ तो आए हैं, टॉल इज टू डॉर्फ अगर देखेंगे तो वो कितने आए हैं बेटे, 3:1। 3 टॉल आए हैं, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है। हेट्रोजाइगस कंडीशन में लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो होगा, ये वाला सिर्फ डॉर्फ रहेगा। तो टॉल इज टू डॉर्फ की रेशियो 3:1 है। तो टॉल इज टू डॉर्फ, बट इन्होंने देखो ये वाली रेशियो नहीं पूछी, इन्होंने क्या पूछी है, जीनोटिपिक रेशियो, क्योंकि ये रेशियो है फिनोटिपिक रेशियो, यानी उनके फिनोटाइप कैसे हैं। तो ये ठीक तो है, बट इट इज नॉट अ जीनोटिपिक रेशियो, इट्स अ फिनोटिपिक रेशियो। देखिए पहले दोनों ऑप्शन ऐसे ट्रिकी डाले हैं कि बच्चे 90% यही टिक करके चले जाएं, बट आपने होश में रहना है, बिल्कुल भी चारों ऑप्शन पढ़े बिना आंसर नहीं करना है। तो 3:1 डॉर्फ इज टू टॉल, ये तो गलत ही हो गया। 1:2:1 ये ठीक है, टॉल होमोजाइगस, टॉल हेट्रोजाइगस, डॉर्फ, ये ठीक हुआ। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, हीमोफीलिया इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज, ठीक है जी, एक्स लिंक्ड होती है, XH मान लेते हैं, तो ये एक्स क्रोमोसोम पे रिसेसिव एलील की वजह से होती है, बिल्कुल ठीक है। डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू एन्यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी का मतलब अभी बताया था कि नॉन डिसजंक्शन की वजह से एक आधा क्रोमोसोम कम ज्यादा हो जाए तो एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। इसमें 18th क्रोमोसोम की एन्यूप्लॉइडी होती है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। फिनाइल कीटोनुरिया ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर,
बिल्कुल सही, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर ही है ये। फिनाइलकीटोन्यूरिया नॉलेज बेस्ड है, यू हैव टू लर्न इट। सिकल सेल एनीमिया इज एक्स, ये गलत हो गया। सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल है, बीटा चेन की वजह से होता है ना, सेक्स लिंक्ड वजह से नहीं होता है। और ये ऑटोसोम पे होती है, ना कि एक्स पे होती है। तो ये वाली स्टेटमेंट गलत होगी। अब ऑप्शंस देखिए, करेक्ट स्टेटमेंट आपको फाइंड आउट करना है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड नहीं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड नहीं, फर्स्ट ये नहीं। सो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। टेस्ट क्रॉस हुआ है, F1 डायहाइब्रिड फ्लाइज है, टेस्ट क्रॉस हुआ होगा, ठीक है। पेरेंटल टाइप्स ज्यादा मिल रहे हैं, मोर पेरेंटल टाइप ऑफस्प्रिंग्स रिकॉम्बिनेशन टाइप्स से बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि जीन्स लिंक्ड है। अगर पेरेंट के ही बच्चों में कैरेक्टर जुड़े हुए आ रहे हैं तो उसे हम लिंकेज से रिलेट करेंगे। मान लीजिए पेरेंट के अंदर ब्राउन बॉडी और रेड आई आई है, राइट, और दूसरा है येलो बॉडी वाइट आई। तो अगर बच्चे देखेंगे तो बच्चों में ब्राउन बॉडी रेड आई, क्लियर, ब्राउन बॉडी रेड आई और येलो बॉडी वाइट आई, और एक बनेगा ब्राउन बॉडी विद वाइट आई एंड येलो बॉडी विद रेड आई। तो ये चार पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे। अगर पेरेंट जैसे ही फीचर आ रहे हैं, डाइहाइब्रिड है ना, तो दो फीचर उठाएंगे तभी तो लिंकेज पता चलेगी। तो ये अगर पेरेंटल टाइप, पेरेंट जैसे ही फीचर आ रहे हैं, और ये हो गए न्यू कॉम्बिनेशंस, रिकॉम्बिनेंट्स कहते हैं। तो रिकॉम्बिनेशन मीन्स नए कॉम्बिनेशंस। तो रिकॉम्बिनेशंस जो है, रिकॉम्बिनेंट्स कह लीजिए इसे, तो ये जो है ये कम बने हैं और पेरेंटल टाइप वाले ज्यादा बने हैं। तो यानी ये दोनों जीन्स कहीं ना कहीं आपस में रिलेटेड है, लिंक्ड है। सो देखते हैं अब, क्रोमोसोम फेल टू सेपरेट ड्यूरिंग मियोसिस। क्रोमोसोम तो है ही नहीं ना यहाँ पे, एक ही क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम्स नहीं है, एक ही क्रोमोसोम है। द टू जीन्स आर लिंक्ड, बिल्कुल ठीक हो गया। प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, ये ट्रू होगी, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू कर दीजिए। बोथ द करेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन जीन, जो मर्जी लिखी जाओ। द टू जीन्स आर लोकेटेड ऑन टू, नहीं, सेम क्रोमोसोम पे है, सेकेंड ऑप्शन राइट आ गया। जैसे हम पढ़ रहे हैं लिंक्ड जीन, दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम। लिंक्ड जीन्स में, और ये बहुत ज्यादा क्लोज प्रेजेंट है। मान लीजिए ब्राउन बॉडी, इसको हम रेड, ब्राउन बॉडी येलो, तो वाई से रिप्रेजेंट करेंगे, वाई प्लस, और दूसरी मान लीजिए वाइट आई है, डब्ल्यू प्लस, क्लियर, रेड आई। तो ये दोनों जीन्स बहुत ही क्लोजली लिंक्ड हैं, दैट्स व्हाई दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम एंड दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस पेरेंटल टाइप मोर, राइट। डोमिनेंस, डोमिनेंस में एक जीन अपने आप को हेट्रोजाइगस में एक्सप्रेस करती है, हेट्रोजाइगस कंडीशन वन एक्सप्रेस, यही वाला आ जाएगा। तो एक हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करती है A2, कोडोमिनेंस में दोनों एक्सप्रेस करेगी हेट्रोजाइगस कंडीशन में, हाँ थर्ड आ जाएगा, हेट्रोजाइगस में दोनों एलील एक्सप्रेस करेगी अपने आप को पूरी तरह से। प्लायोट्रॉपी मैंने बताया था कि एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करेगी, सिंगल, यही आ गया, सिंगल जीन इन्फ्लुएंसेस मेनी कैरेक्टर, बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रही है। ओके, देन नेक्स्ट आ गया पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ऑब्वियस है, बहुत सारी जीन्स मिलके एक सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल करती है, जैसे स्किन का कलर ह्यूमन के केस में, वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो A2B3, A2 ये ठीक हो गया, B3 C4 D1, तो फर्स्ट ऑप्शन बाई चांस सेट बैठ गया। सो ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो गया। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब्स द हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया कौन डिस्क्राइब कर रहा है? हीमोफीलिया बेटे देखो एक्स लिंक डिसऑर्डर है। हीमोफीलिया XH मैंने बताया है फीमेल्स के अंदर है, दैट इज ड्यू टू द मेंडेलियन डिसऑर्डर, म्यूटेशन की वजह से होता है, मेंडेलियन डिसऑर्डर है। तो अब देखिए क्या कहना चाहते हैं ऑप्शंस में, एक्स लिंक रिसेसिव, ये तो ठीक ही हो गया, पहले ही ठीक हो गया। क्रोमोसोमल नहीं है, मेंडेलियन डिसऑर्डर है, जीन का डिसऑर्डर है। डोमिनेंट नहीं है, रिसेसिव है, रिसेसिव और वो भी एक्स लिंक्ड वाली है। रिसेसिव अकेला ठीक नहीं है, बट अगर एक्स लिंक्ड पे है तो वो ज्यादा ठीक होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द कैंसर सेल इन रिलेशन टू द म्यूटेशंस। तो म्यूटेशंस के केस में कैंसर सेल के पर्टिकुलरली बिहाफ में अगर बात करें तो कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स लग रही है?
देखिए अगर बात करें तो कैंसर सेल्स क्या होते हैं, कैंसर सेल्स में जब म्यूटेशंस होती है ना, तो ये वैसे तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, तो फिर भी हमें तो डिस्कस करना है। इसमें म्यूटेशंस प्रोटो ऑन्कोजीन्स जो होती है वो एक्सेलरेट हो जाती है, प्रोटो ऑन्कोजीन्स। क्लियर, ऑन्कोजीन्स होती हैं कैंसर कॉजिंग जीन्स, कहीं ना कहीं वो साइलेंट प्रेजेंट होती हैं, और वो जीन्स जो हैं जब साइलेंट होती हैं तब तो कुछ नहीं होता, बट जब ये एक्टिव ऑन्कोजीन्स हो जाती हैं तो वो उस समय कैंसर कॉज होता है। दूसरी बात, इनके अंदर क्या होता है कि टेलोमरेज एंजाइम होता है जो कि क्रोमोसोम्स में लास्ट में जो एंजाइम रीजन होता है उसे हम क्या कहते हैं, टेलोमेयर। इस रीजन की वजह से ना एजिंग का प्रोसेस देखने को मिलता है कि धीरे धीरे नॉर्मल सेल जब एजिंग होता है तो एज के साथ साथ टेलोमेयर खत्म होता जाता है। तो एक एंजाइम रहता है इसमें टेलोमरेज। टेलोमरेज क्या करते हैं, ये एंजाइम टेलोमियर्स को मेंटेन करते हैं। अब टेलोमियर्स को मेंटेन करता है, एज के साथ टेलोमरेज बनना बंद हो जाता है, कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो डिक्रीज होने से टेलोमियर प्रॉपर नहीं बन पाते, टेलोमियर की भी कम हो जाती है। तो टेलोमियर कम होता है तो अल्टीमेटली क्या होगा, एजिंग फिनोमेना हो जाएगा। अब कैंसर सेल्स में क्या होता है कि टेलोमरेज एक्टिविटी मेंटेन रहती है, समहाउ म्यूटेशंस कुछ इस तरह से होती हैं कि टेलोमरेज एक्टिविटी मेंटेन रहती है, कैंसर सेल्स की एजिंग नहीं होती, वो नॉर्मल रहते हैं हाईली एक्टिव मोड पे। तो क्योंकि उसके अंदर वो टेलोमरेज मेंटेन रहता है, टेलोमियर भी मेंटेन रहता है, तो कैंसर सेल्स नॉर्मल रहते हैं। अब हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं यहाँ पे। म्यूटेशंस डिस्ट्रॉय टेलोमरेज इनहिबिटर, तो ये आपके पास जो टेलोमरेज के इनहिबिटर्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं जिससे टेलोमरेज एंजाइम एक्टिव रहेगा, राइट। तो बिल्कुल ठीक हो गया। म्यूटेशंस इनएक्टिव द सेल कंट्रोल, सेल कंट्रोल खत्म हो गया, म्यूटेशंस हो गई है, सेल कंट्रोल खत्म हो चुका है। अब वो क्या करेगा, म्यूटेशन से सेल लगातार डिवाइड होता रहेगा। म्यूटेशन इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ टेलोमरेज, नहीं वो तो प्रमोट करता है। तो ये वाला ऑप्शन जो हो गया ये आपका गलत हो गया, नॉट ट्रू, यानी कि दैट इज नॉट ट्रू। थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। प्रोटोएकोजीन्स एक्सेलरेट कर देता है सेल साइकिल को, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी। So with this finishes our today's discussion. So all the very best for the NEET 2023. So any doubt will be discussed next class. Okay, thank you so much.